दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे समान विज्ञान एवं समान ज्ञान यानी जीके जीएस के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे के लिए महत्वपूर्ण होगा और सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि ये ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के लिए, तो किसी अदर कम्पिटिशन किसी भी कम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर कि साइंस पूछा जाता है, ये सारे के लिए महत्वपूर्ण होगी जहाँ पर कि जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि CRIS का विस्तार रूप क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है CRIS का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है विद्युत ऊर्जा को, पूछा जा रहा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि किससे किया जा सकता है। कि ध्वनि ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तो ये किस डिवाइस के द्वारा किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये माइक्रोफोन के द्वारा, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो बताइए कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि आपको तापमान, ये रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तापमान की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका सेल्सियस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए केल्विन हो जाएगा। तापमान का केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तापमान का जो तापमान को हम किस में मापते हैं तो इसको केल्विन में मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये रहा 4 नंबर में आपको बताना है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो बताइए कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी ये किस तिथि को हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राजीव गांधी की अगर हम हत्या की बात करें तो ये 21 मई 1991 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है तमिलनाडु में एक पेरम्बूर नामक जगह है। क्या है? पेरम्बूर नामक एक तमिलनाडु में जगह है जहाँ पर की राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। और ये कब हुई थी? 21 मई 1991 को। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य घटक कौन सा है। तो बताइए कि लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य घटक क्या हो सकता है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ये ऑक्सीजन एवं जल हो सकता है, ये केवल ऑक्सीजन। तो लोहे में अगर जंग लगेगा तो वहाँ पर पानी की उपस्थिति यानी जल की उपस्थिति अनिवार्य है, चूंकि तभी वहाँ पर कार्बन लगेगा। और आपको ये भी याद रखना कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। ये भी पूछा जाता है कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका पहले की अपेक्षा में उसका भार घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर हो जाएगा आपका कि बढ़ जाएगा। अगर बात करें कि लोहे में जो जंग लगता है इसके अनिवार्य घटक कौन कौन सी है, तो इसके लिए हो जाएगा आपको ऑक्सीजन और जल हो जाएगा। जल का होना अनिवार्य है, तभी किसी भी लोहे में क्या होगा, कार्बन लगेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एवं जल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 6 नंबर में बताना है कि जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है वो ग्रह कौन सा है। तो बताइए कि जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है। तो 2 ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कि उपग्रह नहीं। पहला तो आपका बुध हो जाएगा, दूसरा नंबर पर आपका हो जाएगा ये शुक्र हो जाएगा। जिसका कि कोई भी उपग्रह नहीं है तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। या तो यहाँ पर बुध रहेगा, या तो शुक्र रहेगा, या तो दोनों रहेगा। तो ये भी दोनों आपको क्लिक करना है, वहाँ पर दिया रहेगा ऑप्शन में दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका बुध और दूसरा हो जाएगा आपका शुक्र। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तारों के बीच की दूरी मापा जाता है। तो बताइए कि तारों के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसको प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगर हम बात करें कि सब दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो वो आपका पारसेक है। क्या है? ये आपका पारसेक हो जाएगा। दूरी की सबसे बड़ी इकाई की अगर हम बात करें तो ये आपका पारसेक हो जाएगा। और ये तारों के बीच की जो दूरी मापा जाता है इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऐसा भी इसको पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष में किसे मेजर किया जाता है। तो तारों के बीच की दूरी को मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए कि विश्व बैंक की जो स्थापना है इसकी स्थापना जो है ये कब की गई थी। तो विश्व बैंक की अगर हम बात करें कि स्थापना कब की गई थी तो ये आपका किया गया था 1945 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कब किया गया था? इसका मुख्यालय, अगर इसकी मुख्यालय की बात करें, इसका स्थापना 1945 में किया गया था, 1945 में किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें, सॉरी यहाँ पर देखिए अगर इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, जहाँ पर कि इसका मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूएसए, इसका मुख्यालय जहाँ पर की स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर इसका स्थापना की बात किया जा रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है कि आंखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है। तो बताइए कि आंखों की जो वर्ण दृष्टि होती है वो किसके कारण से वो प्रभावित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं, आँख के अंदर एक होता है कोन सेल होता है और दूसरा रोड सेल होता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका रोड सेल। रोड सेल से क्या होता है कि जब अगर हम मान लेते हैं कि हम सोए हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब प्रकाश की उपस्थिति आता है तो मेरा आँख क्या होता है कि ऑटोमेटिक खुल जाता है, किसी का भी वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो वो जो खुलता है उसका जो है खुलने का कार्य जो होता है ये किसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो है लाइट आ गया है, तो किसके द्वारा पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, रॉड सेल के द्वारा। रॉड सेल क्या करता है कि जब हम सोए रहते हैं या कहीं भी अंधेरे में रहते हैं तो अचानक क्या होता है, मेरा जब आँख बंद रहता है किसी का भी, तो वहाँ पर जब लाइट जलता है तो ऑटोमेटिक आँख खुल जाता है। तो वो जो खुलता है वो किसके कारण से हमें पता चलता है, यानी किसके कारण से आँख को संवेदना पहुंचती है, तो ये रॉड सेल के द्वारा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्ण दृष्टि। वर्ण दृष्टि का मतलब होता है रंग। रंग को जो है किससे प्रभावित होता है, यानी रंग किससे, हम कलर विजन को हम नहीं पहचान पाएंगे, यानी कि हमारे आंख में अगर कैसा बीमारी हो जाएगा जिसके कारण हम आखिर यानी कि वर्णपट यानी कि आंख से जो है रंग में क्या करेंगे, कलर विजन को हम नहीं पहचान पाएंगे, तो वो कोन सेल होता है। कोन सेल का कार्य होता है कि किसी भी रंग को हमें दिखाना, यानी जैसे रंग है यानी हरा है ब्लू है, तो वहाँ पर क्या होगा कि रंग में ये क्या करेगा, अंतर बताएगा कि ये हरा है ये ब्लू है, तो उसका जो पकड़ने का काम करता है वो कोन सेल के द्वारा किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। आंखों की दृष्टि की जो उपस्थिति जो प्रभावित होती है किसके कारण से, तो ये कोन सेल के द्वारा। अगर कोन सेल खराब हो जाएगा तो आंख की दृष्टि खराब हो जाएगा, वर्ण दृष्टि खराब हो जाएगा, यानी रंग की दृष्टि खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या हो जाएगा IMF का मतलब, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि IMF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, आपको यहाँ पर बताना, तो इसका मनीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये रहेगा 11 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है, तो बताइए कि हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता किसके साथ होता है, तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें उच्च बंधुता तो ये ऑक्सीजन के साथ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं तक जो पहुंचती है ये किसके द्वारा, तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचता है। जब हम सांस खींचते हैं तो ये क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में ये क्या होता है कि मिल जाता है, उसके बाद ये सभी कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, उसके बाद फिर उधर से रिटर्न ये आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ उच्च बंधुता बनाता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता बनाता है, क्योंकि इसका कार्य है ऑक्सीजन को पहुंचाना और फिर खींच के कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सॉरी ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर में आपको बताना है कि सामाजिक ढांचों में क्या शामिल नहीं है, तो बताइए कि सामाजिक ढांचों में क्या शामिल नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सामाजिक ढांचों में जो है शिक्षा शामिल है, आवास शामिल है, स्वास्थ्य, ये तीनों क्या सामाजिक ढांचों में शामिल होना चाहिए। शिक्षा भी होना चाहिए, साथ में रहने के लिए आवास होना चाहिए और स्वास्थ्य होना चाहिए, तभी सामाजिक ढांचों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सामाजिक ढांचों में क्या शामिल नहीं, तो दूरसंचार शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर ए के लिए पर हो जाए। इस ढांचे का मतलब क्या होता है कि उसका ढांचा जो तैयार होता है यानी स्ट्रक्चर मान लेते हैं, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, उसके लिए स्वास्थ्य होना चाहिए व्यक्ति में, तभी तो वहाँ पर आवास, सभी तो वहाँ पर व्यक्ति क्या करेंगे, यानी कि वहाँ पर निवास स्थान करेंगे, हैबिटेशन बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पर सही हो जाएगा कि इसके लिए जो है दूर संचार का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा का होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है, 13 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि किस तिथि को ये मनाया जाता है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का मात्र टाइम लेना है और आपको इतने में सोचना है कि इनमें से कौन सा प्रश्न का आंसर सही होगा, और आपको अपने आप से मतलब जो है खुद से आपको कंपेयर करना है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट कर पाते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल से है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है प्रत्येक बार जो मनाया जाता है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है कि तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। तो हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं कि कोई ईटा है कहीं पर वो रखा हुआ है, अगर वहाँ से गिर जाता, कोई ईटा अगर रखा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, वहाँ से गिरेगा तो वो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर होता क्या है कि जब तीर हम चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम तीर को कमान के उसको खींच करके रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, वहाँ पर क्या होता है कंप्रेस हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। और जैसे हम यहाँ पर धनुष को छोड़ते हैं, तो मान लेते हैं कि ये धनुष है और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तीर लगा हुआ है, तो ठीक है, तो यहाँ पर तीर लगा हुआ है, तो जैसे हम इसको खींच के रखते हैं पीछे को, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टोर हो जाता है एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वहाँ पर स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्टोर हो जाता है, उसको जब हम छोड़ते हैं तो क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं कि कहीं पर अगर बांध बना हुआ उसमें क्या है पानी भरा हुआ है, और वहाँ से जब बांध टूटता है कि बांध में जो पानी भरा हुआ किस ऊर्जा है उसमें, ऐसे ये इससे पूछा जाता है। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे गए प्रीवियस में उसको मैंने जो है यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा है। तो यहाँ पर होता है क्या कि जैसे बांध बना करके वहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी के अंदर कौन सा ऊर्जा है, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, जैसे पानी टूट
छूटेगा तो वहाँ पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना कि तीर चलाने में जो कमान में झुकी हुई ऊर्जा जो स्टोर होती है वो कौन सी ऊर्जा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में आपको बताना कि निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में एक जो है विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हो जाएगा क्योंकि पानी में क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, क्योंकि भाप जो होते हैं वो क्या होता है कि आग की यानी कि फायर की तुलना में वो क्या होता है कि काफी घातक होते हैं, क्योंकि जल में क्या होता है कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें भाप से अगर ज़्यादा आपको अगर भाप लग जाएगा, यानी कि किसी भी पानी को चलिए हम उबालते हैं तो 100 डिग्री पर पहुंचता है तो वो उबलने लगता है, तो उसका जो भाप होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो होता है गुप्त ऊष्मा होता है, जिसके कारण उससे आग की तुलना में क्या होता है कि उससे ज़्यादा वो ज़्यादा हानिकारक होता है आपका भाप, क्योंकि वो क्या करते हैं ज़्यादा जलन देते हैं उसमें गुप्त ऊष्मा होने के कारण। तो वही आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है, तो किस में होता है, तो ये आपका जल में होता है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो बताइए कि किलोवाट घंटा जो ये किसका यूनिट है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका ऊर्जा का एसआई यूनिट जो होता है ये क्या होता है, ऊर्जा का जो सॉरी किलोवाट का जो एसआई यूनिट होता है ये ऊर्जा में मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो बताइए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस के अगर मुख्य घटक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा। मीथेन जिसको कि बायोमास के द्वारा इसको बनाया जाता है, यानी कि बायोमास के बारे में आप पढ़े होंगे, ये सब 10th में ही रहता है बायोमास के बारे में, वहीं से ये जो है वहीं पर जो है इसके बारे में वहाँ पर भी दिया रहता है, उसके अलावा आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्राकृतिक गैस की अगर मुख्य घटक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन हो जाएगा। अगर इसकी सूत्र की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्राकृतिक गैस यानी मीथेन जो होता है ये क्या होता है, इसे खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम LPG की बात करें कि LPG में क्या क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, LPG में किस किस गैस का मिश्रण रहता है, तो इसमें आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन का रहता है। ये भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस यहाँ पर LPG में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न जो है ये बार बार जो है आपके पूछे जाते हैं, ये सब प्रश्न जो आपको जो है ध्यान में रखना है, ये बार बार पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप क्या होता है। तो पता है कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का जो अपरूप होता है ये किस प्रकार के अपरूप होते हैं, तो ये आपका लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिगरेट जो होता है इसमें क्या होता है कि जहाँ पर रुई लगा हुआ रहता है वहाँ पर एक लेप चढ़ा हुआ आता है जो रेड कलर का होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी लाल फास्फोरस चढ़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर में आपसे पूछा है कांच होता है, तो बताइए कांच क्या होता है। तो कांच की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका अस्थितित द्रव होता है। क्या होता है, अतिस्थितित द्रव होता है। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो पानी में अगर हम घुलनशील विटामिन की बात करें कि पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और वसा में कौन कौन से विटामिन जो है आपका घुलनशील होते हैं। तो वसा में अगर घुलनशील की हम बात करें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन ये कौन कौन से हो सकता है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो पानी में अगर घुलनशील की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CHB कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा, CH उसके बाद आपका B हो जाएगा। CHB जो होता है ये क्या होता है कि पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A, D, E के जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील आपको यहाँ पर छटना है। तो B जो है ये कहाँ पर घुलनशील आपका पानी में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि B क्या है यहाँ पर पानी में जो है घुलनशील विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था। तो बताइए कि भारत में उर्वरक का जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था ये कहाँ पर किया गया था, तो ये सिंदरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, ये सिंदरी कहाँ पर है, तो ये आपके झारखंड में, कहाँ पर है, ये झारखंड में स्थित है सिंदरी, जहाँ पर कि उर्वरक का पहला कारखाना जो स्थापित किया गया। अच्छा, ये कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान क्या होगा। यानी कि गैस को जब हम क्या करते हैं कि उसको जब स्टोर करके रखते हैं, जब जहाँ पर कि उसका संपीड़न अधिक होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि गैस के अणु के बीच क्या होता है कि रगड़ होता है। रगड़ होने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि गैस गर्म हो जाते हैं। तो वही गैस को अगर हम खुला में छोड़ देते हैं जहाँ पर कि क्या होता है कि वायु गैस दाब जो होते हैं वो कम होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका ताप घट जाएगा। वहाँ पर ताप घट जाएगा क्योंकि अणुओं का जो विसरण होता है वो अधिक हो जाता है। क्योंकि अणुओं का विसरण जब दूर दूर में हो जाएगा, नहीं काफी डिस्टेंस में हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हवा का झोंका आएगा और हवा का झोंका आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान उसका घटते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है, तो बताइए कि रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति मापी जाती है ये किस में मापी जाती है। तो ये आपको यहाँ पर बताना कि रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है इसको किस में मेजर किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसको हर्ज में मेजर करते हैं, किस में करते हैं, तो इसको हर्ज के द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध जो ये किस नदी पर बनाया गया है। तो नागार्जुन सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और ये कृष्णा नदी कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है गोदावरी नदी कहाँ पर है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। उसके अलावा याद रखना है महानदी कहाँ पर है, तो ओडिशा में रहता है। महानदी से रिलेटेड एक फैक्ट बनता है यहाँ पर कि जो है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो ये महानदी पर स्थित है जो कि ओडिशा में स्थित है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि गोदावरी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है। तो ये इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। क्योंकि होता क्या है, मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि जनरेटर में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यांत्रिक ऊर्जा हुआ कैसे, तो जनरेटर सबसे पहले वो विरामावस्था में, और वहाँ पर क्या विरामावस्था में यह है, तो यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा फिर क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले क्या था स्थितिज ऊर्जा, और बाद में वहाँ पर क्या हुआ गति के कारण वहाँ पर ऊर्जा हो गया। तो यानी गति ऊर्जा हुआ पहले स्थिति, तो दोनों के बिना क्या हुआ यांत्रिक ऊर्जा होगी आपका। तो वही वहाँ पर बोला जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है जनरेटर में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने में होता है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसके द्वारा, तो डेनवो के द्वारा होता है। तो वहाँ पर आप कहने का मतलब है कि वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा हुआ कैसे, तो पहले जनरेटर क्या था स्थितिज ऊर्जा में था, अब बाद में वहाँ पर जब जनरेटर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ गतिज ऊर्जा हो गया। तो दोनों मिलाकर के हम क्या कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो ये उसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है योग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो बताइए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 7, क्योंकि जल का पीएच मान भी होता है 7, और 7 जो जल क्या होता है कि ये उदासीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर चूंकि यहाँ पर होता है कितना से 0 से 7 तक, और यहाँ पर होता है आपका 14 तक लास्ट होता है। तो अगर 7 से अगर कम है तो ये क्या हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अगर कम होते जा रहा है तो वहाँ पर अम्लीयता गुण जो वो अधिक प्रदर्शित होगा। और इसके अलावा अगर 7 से अगर अधिक बढ़ता जाए तो यहाँ पर क्या होगा क्षारीय गुण को प्रदर्शित करना वो चालू कर देता है। तो अगर 7 पर है तो ये क्या होगा आपका ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय, और जब ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा तो ये क्या होगा उदासीन होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देखेंगे वायर में क्या होता है कि ना तो निगेटिव चार्ज और ना ही तो पॉजिटिव होते हैं, तो वो क्या होता है न्यूट्रल होते हैं, जिसको कि आप अर्थ बोलते हैं। तो ये क्या होता है न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो नेगेटिव और ना ही तो पॉजिटिव होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि ना तो क्षारीय और ना ही तो अम्लीय हुआ, तो ये क्या हुआ उदासीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो बताइए कि विश्व कैंसर दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा ये कब से मनाया जा रहा है ये भी पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 2008 से मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें होता है। तो ये प्रश्न जो है सुबह मैंने इसके बाद इस प्रश्न को जो है फायरमैन के जो प्रैक्टिस सेट बताया था मैंने, उसमें जो है इसको इंक्लूड किया था, क्योंकि ये जो है रिपीटेड प्रश्न 2 बार ये पूछा गया था। तो ये जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट को जब सेट किया तो यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हानिकारक है तो आखिर उसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण वो हानिकारक होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें जो है निकोटीन पाया जाता है जिसके कारण वो हानिकारक होता है और जिसके कारण की कैंसर की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। तो बताइए कि ये संयंत्रता पर करता है, ये पृष्ठ तनाव पर, ये प्रतिस्थता पर, ये इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए
तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि डिटर्जेंट जब हम किसी भी पानी में मिलाते हैं, तो मान लेते हैं कि जहाँ पर पानी गिरा हुआ रहता है वहाँ पर आप डिटर्जेंट को फेंक दीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब डिटर्जेंट को आप फेंक देंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी अपनी क्या होता है कि दूर हटने लगता है। तो वहाँ दूर जो हटता है वो किसके कारण से, तो वो जो पृष्ठ तनाव के कारण से क्या होता है कि दूर हटता है, क्योंकि वहाँ का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब डिटर्जेंट को किसी पानी में मिला देते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि पृष्ठ का जो पानी का जो ये जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है, क्योंकि घट जाता है तभी तो वहाँ पर फैलने लगता है। पृष्ठ तनाव अधिक रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो है गोल हो जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से वर्षा की बूंदे पूछा जाता है कि वर्षा की जो बूंदे होती है गोल क्यों होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपके पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। क्योंकि जब डिटर्जेंट को हम कपड़ा पर गिराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी फैलने लगता है, और जब पानी फैलने लगता है वहाँ पर क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम होने लगता है, जिसके कारण से वहाँ पर पानी फैलता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो भी गंदगी रहता है कपड़ा में वो क्या होता है कि साफ होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 31 नंबर में, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए। तो बताइए कि मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य के लिए यानी ध्वनि स्तर ये कितना होना चाहिए। तो ये जो है आपका होना चाहिए 60 डेसिबल होना चाहिए। डीबी का मतलब होता है आपका यहाँ पर डेसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और डेसिबल में किसको मापा जाता है, तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मेजर किया जाता है, तो ये आपका डेसिबल में किया जाता है। और मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि का जो स्तर होना चाहिए, सामान्य ध्वनि स्तर होना चाहिए, तो ये 60 डेसिबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, सारे प्रश्न जो पूछे ही गए हैं चूंकि ये सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 32 नंबर को, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बताइए कि पायरोमीटर का जो है प्रयोग जो किया जाता है किसको मापने के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे है 33 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है कि वायु में हाइड्रोजन जब डालने लगती है तब पैदा करती है। तो बताइए कि वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है, यहाँ पर देखिए जलने लगती है, यहाँ पर लिखा हुआ है जलने लगती है। तो वायु में जब हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो वहाँ पर पैदा क्या होगा, अमोनिया होगा या जल होगा या मीथेन होगा या कार्बोनिक अम्ल होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि हमको यहाँ पर करना क्या है कि H2 को कहाँ हमको जलाना है, तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वायु में जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, तो आपका जो जल उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है। तो बताइए कि हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन हो जाएगा। यानी कि F जो होता है ये क्या होता है कि सबसे अधिक अगर क्रियाशील की बात करेंगे हेलोजन ग्रुप में तो ये कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। बताइए कि किस में जो है सबसे अधिक जो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी जो है मौजूद होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर विटामिन सी की बात करें तो ये जो है इसका अगर केमिकल नाम पूछा जाता है आपको तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड होगा, जो सबसे अधिक पाया जाता है आपका आंवला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर आपका राइट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही लेकर के आए थे आज, इतना ही से बात हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इससे होगा क्या, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से डेली जो प्रैक्टिस सेट को सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय